सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 3 लखनवी अंदाज नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय के विषय में जानते हैं। लेखक परिचय। यशपाल जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। सन 1976 में यशपाल जी की मृत्यु हो गई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। जो यशपाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानने के पश्चात अब हम लखनवी अंदाज नामक पाठ के पाठ परिचय की ओर चलते हैं। पाठ परिचय। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। कहने का आशय यह है कि लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना व्यावहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान में कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार एवं आचरण में भी दिखना चाहिए। तो बच्चों, पाठ परिचय के पश्चात अब हम अपने पाठ लखनवी अंदाज की ओर चलते हैं। लखनवी अंदाज। लेखक यशपाल। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया।
आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं? जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। कठिन शब्दों के अर्थ। मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान अर्थात आसपास के स्थान। सफ़ेदपोश का अर्थ होता है भद्र व्यक्ति। किफ़ायत का अर्थ होता है मितव्यता अथवा समझदारी से उपयोग करना। आदावर्ज का अर्थ होता है अभिवादन का एक ढंग। लेखक यशपाल जी कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन चलने ही वाली थी और आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते और मैंने सोचा कि बहुत दूर तो मुझे जाना नहीं है, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी लिखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकूंगा। यह सब सोचकर मैंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी और सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को मैं खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गया और जैसा कि मेरा अनुमान था कि वह डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे और सामने 2 ताजे और चिकने खीरे उनके सामने तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। अर्थात जो सज्जन बैठे थे वह आराम से अकेले उस बर्थ पे बैठे थे, लेकिन जब अचानक लेखक का आना वह देखते हैं तो उनके एकांत चिंतन में जैसे विघ्न पड़ जाता है। उन्होंने सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सोच की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली, अर्थात लेखक ने भी नवाब साहब से बात करने का कोई पहल नहीं किया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। जब भी व्यक्ति खाली रहता है तो वह कल्पनाओं में खोया रहता है। इसी बात को लेखक यहाँ कहते हैं कि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान हम करने लगे। संभव है नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा कर रहे थे और यह सोचा था कि कुछ पैसे की बचत में सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब यह गवारा नहीं है कि शहर का कोई भी व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। यह नवाब साहब के शान के खिलाफ था। अकेले सफ़र करने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी सफ़ेदपोश अर्थात किसी सामान्य व्यक्ति के सामने वह खीरा कैसे खाएं। खिड़की से वह बाहर देखने लगे। ओह, नवाब साहब ने अचानक लेखक को संबोधित किया और कहा कि आदाब अर्जे। उनको सम्मान देते हैं और कहते हैं कि जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे, अर्थात क्या आप खीरा खाएंगे? तो नवाब साहब का सहसा अचानक यह भाव परिवर्तन होना, अचानक इस व्यवहार में परिवर्तन होना लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक ने समझ लिया कि अब शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए या हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा।
उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने संतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। कठिन शब्दों के अर्थ। गुमान का अर्थ होता है भ्रम, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी, बुरक देना का अर्थ होता है छिड़क देना, स्फुरण का अर्थ होता है फड़कना या हिलना, प्लावित का अर्थ होता है पानी भर जाना, पनियाती का अर्थ होता है रसीली। लेखक यशपाल जी आगे कहते हैं कि नवाब साहब एक बार फिर खिड़की से बाहर देखते हैं और फिर दृढ़ निश्चय करके खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा देते हैं और सीट के नीचे से, अर्थात जहां वह बैठे रहते हैं उस सीट के नीचे से वह लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर अच्छी तरह से धुल के तौलिए से पोंछ लेते हैं। फिर अपने जेब से चाकू निकालते हैं और दोनों खीरों के सिर काट देते हैं और उन्हें गोद कर उनका झाग निकालते हैं। फिर दो खीरों को बहुत ही एहतियात से, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से छीलकर फाकों को आराम से तौलिए पर सजा देते हैं, करीने से यानी अच्छे से तौलिए पर सजा देते हैं। लखनऊ स्टेशन का खीरा बेचने वाले, जो भी लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले हैं वह खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के हिसाब से वह खीरे में जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी खीरे के साथ दे देते हैं। नवाब साहब भी बहुत करीने से खीरे के फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च डाल दिए और उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनके मुख में खीरे के रसास्वादन का कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात उनके इस सारे काम को देखते हुए जिस प्रकार वह खीरे में नमक डाल रहे थे, लाल मिर्च बुरक रहे थे, यह सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा था, लेखक को ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा है, अर्थात वह खीरा खाने के लिए उतावले हो रहे हैं। लेखक कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे और अपने मन में सोचते हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, अपने आप को बहुत रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से ये अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक की ओर देखा और कहा, शौक़ कीजिए, यह लखनऊ का बालम खीरा है, अर्थात आप भी इसे ग्रहण कीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे में से पानी निकलने लगा और जिसको देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ जाता है। लेकिन चूँकि लेखक यशपाल जी पहले ही इनकार कर चुके होते हैं तो अब इन्हें अपना आत्मसम्मान निभाना ही उचित लगा और उत्तर देते हैं कि शुक्रिया, इस समय खीरे की तलब नहीं महसूस हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा का अर्थ होता है आमाशय। तो लेखक कहते हैं कि इस समय मेरा पेट भी ज़रा कमज़ोर है, आमाशय भी ज़रा कमज़ोर है, इसलिए मैं खीरा नहीं ले सकता। नवाब साहब संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखते हैं। खिड़की के बाहर देखकर वो बहुत लंबी सांस लेते हैं और खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले जाते हैं, लेकिन फाक को सूंघते हैं, खाते नहीं हैं। खीरे की फाक को होठों तक ले जाते हैं लेकिन सूंघते हैं और स्वाद के आनंद में वह अपने पलकें मूंद लेते हैं, अर्थात खीरे के स्वाद का वह आनंद, खीरे की महक का आनंद वह बहुत अंदर तक महसूस करते हैं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है?
नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। कठिन शब्दों के अर्थ। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में, सिर खम करना का अर्थ होता है सिर झुकाना, तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता, नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता, नज़ाकत का अर्थ होता है कोमलता, नफीस का अर्थ होता है बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो अर्थात अमूर्त, शकील का अर्थ होता है आसानी से ना पचने वाला। यशपाल जी आगे कहते हैं कि नवाब साहब मुंह में भर आए पानी का घूंट अपने गले से उतार लेते हैं और तब नवाब साहब ने खीरे की फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, अर्थात खीरे की फाक को वह उठाकर अपनी नाक तक लाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसकी महक लेते हैं और अपने आप में यह महसूस करते हैं कि मैं खीरे को खा रहा हूँ, जबकि वह खीरे को खाते नहीं हैं। और जब मुंह में भर आए पानी का घूंट उनके गले से नीचे उतर जाता है तो वह खीरे की फाक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और जब नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते चले गए, अर्थात सारे खीरे को वह नाक के पास लाकर उसका महक लेकर, उसका स्वाद लेकर, उसका सुगंध लेकर बिना खाए ही खीरे को खिड़की से बाहर फेंकते चले जाते हैं। तत्पश्चात खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछते हैं और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखते हैं और ऐसा महसूस होता है कि मानो नवाब साहब यह कह रहे हों कि यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका, अर्थात यह है हम जैसे ख़ानदानी नवाबों के जीने का तरीका। हम खीरे को खाते नहीं हैं, सिर्फ उसका स्वाद महसूस करते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक गए थे और लेखक को भी फालतू के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेखक भी यह सोच लिए कि यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। लेखक को भी यह सोचना पड़ा कि यह ख़ानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता है। अब लेखक गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? उधर का अर्थ होता है पेट। लेखक यह कहते हैं कि क्या इस प्रकार के खीरे का सिर्फ स्वाद, नाक के माध्यम से महक लेने से पेट की भूख शांत हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई देता, अर्थात नवाब साहब खीरा खाए भी नहीं रहते हैं, इसके बावजूद बहुत ऊंची डकार लेते हैं। और नवाब साहब लेखक की ओर देखकर कहते हैं, खीरा बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन यह पेट पर बोझ डालता है या आमाशय पर बोझ डाल देता है। अब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, लेखक को यह आभास होता है और वे पहचान जाते हैं कि ये नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यशपाल जी अपने मन ही मन में यह विचार करते हैं कि यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है, अर्थात बिना खीरा खाए ही पेट भर सकता है, खीरा मुंह में जा सकता है, हमारे उदर की भूख शांत कर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के क्या लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं गढ़ी जा सकती? हम नई कहानी को नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस यह पाठ लखनवी अंदाज जो कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है और यशपाल जी ने इस कहानी के माध्यम से मध्यवर्गीय समाज की दोहरी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। इस पाठ में उस सामंती वर्ग पर भी व्यंग्य किया है जो दोहरी जिंदगी जीने का आदी हो चुका है, जो वास्तविकता से दूर अपने झूठे सामंती रौब को बनाए रखने के लिए
तमाम ऊटपटांग हरकतें करने से भी नहीं चूकता। अर्थात जिस प्रकार नवाब साहब अपना सामंती रौब को बनाए रखने के लिए लेखक के सामने ऊटपटांग हरकतें करते हैं, उसके पीछे उस सामंती वर्ग की यह सोच होती है कि लोग उसके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे। इस प्रकार लखनवी अंदाज नामक पाठ जो कि यशपाल जी द्वारा लिखित है, यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। अर्थात हमें वास्तविकता की ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमें दिखावे की दुनिया से दूर रहना चाहिए। यशपाल जी द्वारा लिखी हुई यह कहानी लखनवी अंदाज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा और समझा। इस वीडियो के माध्यम से आप लखनवी अंदाज नामक कहानी को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।